मौजूद हैं दी ग्रेट दी वन एंड ओनली आफ्ताब इकबाल साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आज ईद का दिन आपका कैसा गुजरा और अमूमन ईद पे आप क्या करते हैं, किस तरह आपका दिन गुजरता है? हमारे यहाँ ईद का कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो फरागत का और फ़न का अब नहीं रहा, पहले होता था, अब नहीं है। इसलिए कि नॉन स्टॉप हमने 4 शोज़ देने होते हैं ईद के, और जो ख़बरदार है मेरा मेन शो, और 3 शोज़ ओपन माइक कैफ़े के। ये तो वो हैं जो मैं कर रहा हूँ। ओपन माइक कैफ़े में आर्जी होस्ट हूँ, लेकिन उसका भी सारा पैराफर्नेलिया आलमोस्ट उतना ही है, और ख़बरदार तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। 7 शोज़ ये हो गए, और 3 दीगर शोज़ हैं जिन्हें एडिट भी करना होता है, एडिट करके प्रीव्यू भी करना होता है। तो ये सारे ईद शोज़ हैं अगर देखा जाए तो, पूरी की पूरी ट्रांसमिशन है। तो ज़िम्मेदारी मेरी होती है, इसलिए कोई लंबा चौड़ा वो जो फ़न पार्ट होता है ना ईद का, वो अब स्क्वीज़ होके बहुत छोटा रह गया है। जो बेस्ट एन्जॉयमेंट मेरी है कि मेरे भाई और मेरी बहन हम इकट्ठे हो जाते हैं, वंस इन अ वाइल हमें तौफीक होती है, और उसके साथ मेरे बच्चे और बेगम गपशप कर लेते हैं, ऐसा कि थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड फीलिंग। वैसे तो पूरा रमज़ान कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड होता है और उससे बहुत बेहतर एक फ़ील आती है, लेकिन ईद के करीब बहुत टाइट होता है, बहुत टाइट स्केड्यूल होता है। कहीं पहले होता था कि आना जाना, हत्ता कि अब फ़ोन करने की भी जो है ना वो फुर्सत नहीं होती लोगों को। आप सारा टाइम इधर फार्म हाउस पे रहते हैं क्योंकि सेट वगैरह भी इधर ही है, रिकॉर्डिंग भी इधर है, तो घर वाले तो ऐसे ही मिलने आते हैं जैसे जेल में मुलाकात करने। अब देखें घर वाले आए हुए थे यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ, मतलब घर मेरा यहाँ से 12 मिनट की मुसाफिर, पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं। 12 इस मौसम इस टाइम पे मैं 12 मिनट में फेज़ 6 पहुँच जाता हूँ DHA में, तो इट इज़ वेरी क्लोज। ये एक एडवांटेज है। यहाँ कितने दिनों बाद मिलते हैं, कितने दिन बाद चक्कर लगता है? 2-3 दिन भी लग जाते हैं। मेरे अब्बा यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसी बागो बहार शख्सियत हैं कि लगता है कि मैं पूरे ख़ानदान से मिल लेता हूँ। तो बड़ा हमारा शानदार एक कम्बिनेशन यहाँ पे बना रहता है। लेकिन बच्चे भी आ जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा, और अपना रात का खाना रूटीन में हम जहाँ मौका मिले हम इकट्ठा खा लेते हैं। कम से कम दिन में एक खाना जो है वो इकट्ठा ज़रूर खाते हैं। अच्छा सर, एक कंसेप्ट ये भी जाता है लोगों में कि आपकी शख्सियत थोड़ी सी गुस्से वाली है, को सेट पे आप काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, डांट डपट ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। इस वक्त नहीं रहा, अब तो हर चीज़ ऑटो पायलट पे चल रही है ना। सही है। आज से 5 साल पहले तक बहुत ज़्यादा था, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सीधे सीधे तरीके से उन्हें सीखना नहीं आता, और मेरे जैसों को सीधे सीधे तरीके से सिखाना नहीं आता। तो एक तवील अरसा हुआ, मेरी बेगम ने मुझे कहा था कि मुझे गाड़ी सिखाओ, गाड़ी चलाओ। उसको मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने पहला लेसन दिया, तो मैंने कहा कुछ समझ आई? उन्होंने कहा इस बात की कि मैंने तुमसे नहीं सीखनी, मैं खुद सीख लूँगी औकी सौकी होके। तो उसके लिए उसने एक छोटी सी गाड़ी खुद खरीदी। सही है। और वो करके जो है ना, तो मैं एक अच्छा मुअल्लिम, अच्छा उस्ताद नहीं हूँ, या शायद बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। तो लेकिन 5 साल हो गए हैं अब, तो वो वक्त मैं शायद ही हो कि कभी सेट पे मैंने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात की। सर, जिस तरह माशाल्लाह आपकी शोहरत है और हर तबके के लोग आपसे प्यार करते हैं, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़कियां भी शामिल होंगी, आपको मैसेजेस भी आते हैं कि आपके पेज पे, या पेज तो वैसे आपके पेज से याद है, काफ़ी आपके फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, वो तो बेचारी वहीं पे मैसेजेस करके इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन कोई आपको कोई याद इस तरह को क्रेजी फैन बेशुमार होते हैं, लेकिन वो मेरी तबीयत से समझ जाती हैं। वो जो फैंस हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि वो उन्हें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है कि नहीं ये बकरी टाइप का आदमी है, तो इससे बहुत बेहतर है किसी और के साथ को गपशप कर ली जाए। चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी की कोई बीवी खुश हो किसी से, तो क्या हालात हैं आजकल? आप इतने मसरूफ़ हैं, टाइम नहीं दे पाते, तो किसी को मिलते टाउन छोड़ ताने जाने तो मिलते ही होंगे? नहीं, काम के ताने तो मुझे हमेशा से जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही ताने मिलते हैं। इसके अलावा मेरे जो मशागिल थे ना, एक तवील अरसा हुआ,
वो अब तो वो रबा सदी जिसे कहते हैं, एक रुबा सदी मीन्स क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, तो वो मेरी जो है ना उस तरह की महाफिल, उस तरह की सरगर्मियाँ, वो भी कोई ऐसी नहीं, लेकिन ये कि वो फिर मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाया करता था। तो अब आकर ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। ये ताना तो मिलता रहता है ना भी आप तो बिजी, जैसे आप देखें ना आज टाइम में जो मेरा 1 घंटे का डेफिसिट था और मैंने कह रखा था आपकी टीम को कि टाइम पे पहुंचना, 20 मिनट पहले पहुंच गए। जी जी, आप तो पहले आप यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो 20 दिन पहले आने के लिए तैयार है, तुम कहो सही हम आ जाते हैं। सर ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे वालिद साहब, मेरे बहन भाई, इसके अलावा मेरा और ख़ानदान कोई नहीं। मतलब इसके अलावा कोई ऐसा कोई जो बीवी बच्चों के अलावा कोई और नहीं होता। एकदम से फ़न आपने स्टार्ट किया, और ये कहना गलत नहीं होगा कि थिएटर्स के जितने अदाकार हैं उनको आपने दूसरी ज़िंदगी दी है। कि एक टाइम था कि थिएटर्स क्लोज़ होने लगे थे, तो इनको तो अपनी रोटी के लाले पड़े हुए थे, तो आपने एक रिक्रिएशन की और इनको एक नई ज़िंदगी दी। कितना मुश्किल हुआ और किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ा? जहाँ तक रहा ताल्लुक़ के वो वसीला रोज़गार बनना, तो वो वसीला बनना है, ये अल्लाह ताला की तरफ था, मिन जानिब अल्लाह है, क्योंकि इन लोगों ने अपने फ़न के ज़रिए आवाम की खिदमत बहुत की है। इन्होंने चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं, और हमें तो ये नज़र आते हैं ना यंगस्टर्स, बाद वाली जो जनरेशन है, इससे पिछली जनरेशन शायद इतनी एफ्लुएंट नहीं थी। अगर आप गौर करें ना मस्ताना साहब पे, मस्ताना साहब एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम, लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ उस तरह की वफा नहीं की। ज़िंदगी से मुराद ज़िंदगी और मौत का मामला नहीं है, कल्चरली स्पीकिंग वो मसाइल का शिकार रहे। बब्बू बराल बिल्कुल वो भी काफ़ी अनईजीनेस के साथ दुनिया से रुखसत हुए। अमानुल्लाह पे अल्लाह ने कोई खुसूसी करम किया था कि वो बिल्कुल ही बहुत ही बेदस्तोपा हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस तरफ वो, तो ये स्क्रिप्ट अल्लाह का था। मैंने उस पर सिर्फ वसीला होने के हवाले से ये एजाज़ मेरा था कि मैंने इनकी कल्चरल चेंज में, इनकी मईशत में, इनकी एफ्लुएंस में कुछ रोल प्ले किया, तो मैं इस पर बड़ा मुतमईन रहता हूँ। बिल्कुल सर, एक दूसरा ये भी है कि आप जिस तरह आपको शोहरत एक शो से मिल चुकी थी जितनी एक रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद आप एक नई जिद्दत की तरफ आपने सफ़र किया। अब 2 माशाल्लाह 4 से 5 शोज़ आपके चल रहे हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट या एज ए स्टार्ट पे, कैरियर पे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक फेम आपको मिल चुका था, फिर उसके बाद आपने काम ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा इनोवेशन लेके आए, तो वो किस तरह हुआ? ये मैंने करना नहीं था। ये बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है। आई एम ग्लैड कि आप यंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये कि जब एक स्टेटस और एक चीज़ अटेन करने के बाद इतना खिलारा क्यों किया अपने आप को? इसलिए मेरे भाई कि ये जो कोविड-19 है ना, इसने आकर जहां और बहुत सारे प्रोफेशंस की कमर तोड़ दी थी, उसमें उनमें जर्नलिज्म, उनमें मीडिया भी शामिल था। तो स्टार्ट पे जिस इमरान खान की हुकूमत है कि मार्केट, ये दोनों साथ साथ आए। देखिए इमरान खान और उसके कुछ अरसा बाद कोविड-19 आ गया, तो इमरान खान ने जिस तरह से ये मामला किया, उससे महसूस होता था कि वो जो मीडिया की अय्याशियाँ थी ना, हुकूमत बहुत बड़ा एक तरह से फीड किया करता था। हुकूमत एक बहुत बड़ा डोनर था इस हवाले से, लेकिन इमरान ने आकर उस पाइपलाइन के ऊपर पैर रख दिया कि जी मैंने ये जो मुफ्ता लगा रहे हैं ना मीडिया हाउसेस, वो नहीं करने देना। तो उससे एक बहुत नेगेटिव असर पड़ा हम पर, मीडिया पर सेहतमंद असर पड़ा है अगर देखा जाए तो, और इसके असरात आगे चलेंगे अगर ये कारबंद रहें। और उसके बाद रही से कसर निकाल दी कोविड-19 ने। अब उसमें सिर्फ एक तरीका था कि सब कुछ मैं ख़त्म कर देता। ये जो 150-200 बंदे मेरे पास काम करते हैं, उन्हें कहता, सलाम करता सबको, भाई अब हमारे पास को, और ये बड़ा ही नेचुरल एक मौका था कि मैं माजरत करता और कोई और काम शुरू कर देता। कुछ छोटे मोटे और लातादाद काम, या मेरा अपने काम के लिए तो मेरा सिर्फ एक डिजिटल चैनल या सोशल मीडिया ही काफ़ी था। लेकिन ये 200 बंदे का मतलब है 200 चूल्हा, 200 फैमिलीज। और अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे, आपको मैं बता नहीं सकता कि इब्तदाई वेव में मैं खुद उसका शिकार हो गया। फिर जहां हम काम कर रहे थे वो चैनल ने ये
प्लग ऑफ कर दिया हमें बिल्कुल कि भाई ये आप नहीं चला सकते क्योंकि इतना महंगा शो है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने डिजिटल के नाम पर वही प्रोग्राम शुरू कर दिया और छोटा कर दिया ड्यूरेशन उसकी, और ताकि डिजिटल चैनल उसको अफोर्ड कर सके, लेकिन अकेला एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं था। फिर मैंने दिन रात जो चांदमारी में कर सकता था वो मैंने फिर नए प्रोग्राम्स, ओपन माइक कैफ़े भी अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में लाना था उस अच्छे प्रोग्राम को, तो वो बहाना यही बना। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। लास्ट मैसेज ईद के हवाले से हमारे चैनल के तवस्सुल से अगर आप कहना चाहें, कुछ कहना चाहें। मैं तो हमेशा यही एक ही गुजारिश करता हूँ सबसे कि बजाय इसके कि दूसरों की करेक्शन करने के, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र मारते रहें और जो रोल आपका अपना है वो प्ले कर देना, तो आधा काम यहीं से हो जाएगा। हुकूमतों पे डिपेंड ना करें, अपने आप पर, अपने गिरदो नवाब पे डिपेंड करें। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हुई। ये बात मेरा मुखातिब इस वक्त है आम शहरी, कोई भी आम शहरी। आप हर चीज़ में हुकूमत और अपने इदारों पर डिपेंड ना करें, खुद बहुत कुछ कर सकते हैं आप। सफाई सुथराई से लेकर मैं समझता हूँ कि ठिकरी पैरे तक, ये सारे काम ऐसे हैं जो माजी में होते चले आए हैं, इसमें हुकूमत शामिल नहीं होती। सही, आप एक काम करें, एक सिलसिला शुरू करें, हुकूमतें जब उन्हें तौफीक होगी वो आपकी मदद के लिए आ जाएंगी, उनके ऊपर डिपेंड करना बंद करें। सर थैंक यू सो